नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पे। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके जिसके प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित है। तो ये जो आपका दिया गया है उद्योग का नाम सो आपका दिया गया है कि कपास किससे संबंधित है, तो ये आपका कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। ठीक है, क्यों संबंधित है तो आपको मालूम होगा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कृषि आधारित हो गया, खनिज आधारित हो गया, रसायन आधारित हो गया, वन आधारित हो गया, इसके अलावा पशु आधारित हो गया। ठीक है, लेकिन प्रमुख कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का एक स्पेक्ट्रम देखें तो प्रमुख कृषि प्रसंस्करण उद्योग में जैसे चीनी हो गया, अचार हो गया, फलों का रस हुआ, पेय पदार्थ हो गया, चाय, कॉफ़ी, कोको, मसाले हो गया, तेल हुआ, वस्त्र, कपास, जूट, रेशम, रबर, ये सभी क्या है तो आपके कृषि आधारित उद्योग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेब्रोन क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बेब्रोन जो क्रिकेट स्टेडियम है वो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपका स्थित है। भारत के कुछ प्रमुख स्टेडियम की बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, जैसा कि साल्ट लेक स्टेडियम ये आपका कोलकाता में है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपका नई दिल्ली में है, सरदार पटेल स्टेडियम आपका अहमदाबाद में है, जिसे कि अब नाम बदल कर इसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जिसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया, जो कि आपका नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलुरु में है। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम आपका हैदराबाद में है। लाल बहादुर स्टेडियम आपका हैदराबाद में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम आपका जयपुर में है। इसके अलावा फटोडा स्टेडियम आपका मडगांव में है। बेब्रोन स्टेडियम आपका मुंबई में है। ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है। इसके अलावा आपका चिदम्बरम स्टेडियम भी चेन्नई में है। किरण स्टेडियम की बात करेंगे तो जमशेदपुर में है। बारावती स्टेडियम आपका कटक में है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम आपका जम्मू में है। मिथिलेश स्टेडियम आपका पटना में है। कंचनजंगा स्टेडियम आपका सिलीगुड़ी में है। द एरिना आपका अहमदाबाद में है। होलकर स्टेडियम आपका इंदौर में है। और आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आपका गोवा में है। और मोइनुल हक स्टेडियम आपका पटना में है। ठीक है, इसके अलावा एक स्टेडियम और नाम याद रखिएगा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये दोस्तों आपका कहाँ है, तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर कहाँ है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया है पहले। अगला है कि भारत में 2011 के अंतिम जनगणना कितने चरणों में किया गया था। तो 2011 का जो जनगणना है जो कि आपका 2 चरण में आयोजित किया गया था। ठीक है, कितने चरण में, तो 2 चरण में। ठीक है, 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो आपका 1872 से देखें, क्योंकि 1872 में पहला जनगणना हुआ था, उस समय से 15वीं जनगणना है, लेकिन आज़ादी के बाद से आपका 7वां जनगणना है। ये जनगणना 2 चरण में किया गया था। पहला तो घर की सूची में आपका पहला चरण था, जो कि देश भर में 2010 में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सुविधा के आधार पर अप्रैल और सितंबर के बीच आयोजित किया गया था। इसके अलावा दूसरा जो आपका चरण था वो आपका जनसंख्या गणना का था, जो कि 9 फरवरी 2011 से पूरे देश में शुरू हुआ था, 28 फरवरी 2011 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासक अशोक का मृत्यु कब हुआ था। तो मौर्य शासक अशोक की बात करेंगे तो अशोक दोस्तों बात करेंगे अशोक का जन्म कब हुआ, तो अशोक का जन्म आपका हुआ 304 बीसी में, यानी कि ईसापुर में। और जो मृत्यु हुआ था वो आपका 232 बीसी में, यानी कि 232 ईसापुर में। तो इसका राइट आंसर आपका 232 ईसापुर हो जाएगा। यह बिंदुसार का पुत्र था और राजवंश में तीसरे राजा था। राजवंश की बात करेंगे तो कौन राजवंश, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जैसा कि आपको मालूम होगा। यह आपका पहला राजा था। सेकेंड आपका बिंदुसार हुआ और थर्ड आपका कौन हुआ, तो आपका सम्राट अशोक हुआ। सम्राट अशोक के बारे में बात करते हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध का जो त्याग कर दिया था। कलिंग युद्ध आपका 263 बीसी में हुआ था, यानी कि 263 ईसापुर में। तो कलिंग युद्ध के विषय में भी याद रखिएगा। साथ में अशोक को आपका देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा, या देवनाम पेदसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अशोक का जो शिलालेख था उसको सबसे पहले जेम्स प्रिस्टप ने ही पढ़ा था 1837 में, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है कि वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक डैश है। ठीक है, तो वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक मूल कर्तव्य है। ठीक है, मूल कर्तव्य कहें तो मौलिक कर्तव्य, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51A और भाग 4A के अंतर्गत आपका उल्लेखित है। ठीक है, ये आपका पहले संविधान में नहीं था, लेकिन इसको 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 1976 में जब ये जोड़ा गया था तो उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसके माध्यम से। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो
उससे पहले आपको बताएं कि सोवियत संघ की संस्था से प्रेरित है, यानी कि ये आपका धारणा है मौलिक कर्तव्य का वो आपका यूएसएसआर से लिया गया था, यानी कि सोवियत संघ से, जो कि अब रूस बना हुआ है। ठीक है, तो 11 मौलिक कर्तव्य कौन है? 11 मौलिक कर्तव्य में पहला तो है कि संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना है। फिर तीसरा है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना है। चौथा है कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करें। पांचवा है समान भाईचारे की भावना का विकास करना है। छठा है देश की सामाजिक संस्कृति का संरक्षण करना है। सातवां आपका प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है। आठवां वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद का विकास करना है। नौवां आपका है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, हिंसा से बचें। 10वां है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और 11वां है कि सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को स्कूल भेजे, यानी कि शिक्षा दें। यही जो मौलिक कर्तव्य है आपका 2002 में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। बाकी ऊपर का 10 जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद याद रखिएगा कि भारत में 6 जनवरी को हम लोग मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला है कि जीव मिल्खा सिंह 1998 में यूरोपीय दौरे में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे। तो उस दौरान उन्होंने क्या क्या जीता था? तो उन 3 ऑप्शन दिया गया है, मेरे 3 कथन दिया गया है कि यूरोपीय दौरे में 4 खिताब जीता था, इसके अलावा जापान गोल्फ दौरे में 4 खिताब और एशियाई दौरे में 6 खिताब। ठीक है, तो ये सभी खिताब आपका है आपका 1998 में जब जीव मिल्खा सिंह यूरोपीय दौरे पर गए थे, ये सभी खिताब है जो कि इन्होंने जीता है। तो 1, 2, 3 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूरोपीय टूर पर जाने वाले पहले आपके भारतीय बने थे, इसको भी आपको याद रखना है। इनको 2007 में पद्म श्री सम्मानित किया गया था, 1999 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, यानी कि अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिला है 1999 में। अगला है कि नवंबर 2022 तक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछा गया था। तो नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है, पहली बात ये बनकर कब तैयार हुआ? तो नीति आयोग का स्थापना आपका हुआ था 2015 में। ठीक है, 2015 में 1 जनवरी की नीति आयोग का स्थापना होता है आपका योजना आयोग के आधार पर। ठीक है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों आपका भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। इसके अलावा अध्यक्ष के अलावा इसमें एक आपका उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो सुमन बेरी आपके इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक आपका CEO होता है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो ये वर्तमान में आपके BR सुब्रमण्यम है आपकी नीति आयोग के CEO। ठीक है, इससे पहले आपके परमेश्वर अय्यर जी हुआ करते थे। और नीति आयोग का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा अगला है कि डैश ODOP का लक्ष्य इनपुट के प्रापण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका एक जिला एक उत्पाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP पहल के एकीकरण का आह्वान किया है। ONDC खरीदार और विक्रेताओं को एक निष्पक्ष और तटस्थ मंच पर एक साथ लाकर ODOP की सीमाओं को और विस्तारित करने में मदद करेगा। यह देश के सुदूर क्षेत्रों में समृद्धि लाने में भी सहायता करेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो ये बने थे आपके उदय उमेश ललित, लेकिन अब भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश भी बन गए हैं। और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं DY चंद्रचूड़, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2022 को शपथ है जो कि दिलाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? DY चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है कि भरतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी का नाम आपको बताना है। तो 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जो जोड़ी है भरतनाट्यम से संबंधित, उनका नाम है वनादिल पुडिया विट्टल धनजयन और शांता धनजयन। ठीक है, तो इनको 2009 में पद्म जो भूषण है यानी पद्म भूषण अवार्ड है जो कि आपका इन दोनों को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा 1994 में। और 2020 में नृत्य के क्षेत्र में सन्मुखम आनंद राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला है कि प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होती है? तो जो प्राकृतिक जो भूकंप आता है पृथ्वी के स्थल मंडल पर आता है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप जमीन के हिलने के कारण होने वाले कंपन के कारण होता है। ये झटके टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली गड़बड़ी के कारण आते हैं। यह प्लेट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसे क्रस्ट करते हैं के अंदर गहराई में मौजूद है। अगला है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं?
तो हम लोग जो जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो बांध बनाएंगे ना, वो बनाएंगे आपका पहाड़ी क्षेत्र पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है भागीरथी नदी पर बना आपका टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, 2400 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है। इस समय भारत का सबसे बड़ा बांध है जहाँ पर बिजली बनता है। ठीक है, तो ये जो भागीरथी पर टिहरी बांध जो बना हुआ है, ये भी दोस्तों आपका पहाड़ी क्षेत्र पर ही बना हुआ है। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया डैश झिल्ली की बनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होता है। ये ऊर्जा एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होता है और इन्हें कोशिका का पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली से बना होता है, 2 झिल्ली से बना होता है। अगला है कि भारत की जीडीपी में डैश क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा औद्योगिक में। ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद है आपका औद्योगिक क्षेत्र में योगदान इस दौरान बढ़ा, जो 1950-51 में आपका 13% है, कहीं कहीं आपका 11, कहीं कहीं 13 लिखा रहता है। तो उससे बढ़कर 2016 में आपका 24.6% है, जो कि आपका हो गया था। ठीक है, अगला है कि 1 अगस्त 2022 से प्रभावी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के नए सचिव कौन बने हैं। तो ICAR के नए सचिव बने हैं हिमांशु पाठक। वर्तमान में भी सचिव आपके हिमांशु पाठक जी ही हैं। अगला है कि फसल उत्सव नवन्ना डैश में मनाया जाता है। तो फसल उत्सव नवन्ना की बात करेंगे तो नवन्ना जो उत्सव है आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, बंगाली फसल उत्सव को नवन्ना कहा जाता है। ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम के कुछ भागों में मनाया जाता है। त्यौहार नृत्य, संगीत और भोजन के साथ मनाया जाता है। बसंत पंचमी यह त्यौहार जो बसंत ऋतु के आगमन की तैयारी का प्रतीक है। पहले फाल्गुन बंगाली पंचांग के अनुसार बसंत के मौसम का पहला दिन है, जबकि ढेला बैसाख बंगाली पंचांग का पहला दिन है। अगला है कि डैश का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्रेडिट नियंत्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्रेडिट जो नियंत्रण है उसका उपयोग हम लोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। अगला है कि डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया, जिसने इसे पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो इसका राइट आंसर आपका 1600 हो जाएगा। यानी कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उससे एक चार्टर प्राप्त किया था। इसके साथ ही इस चार्टर के साथ जब प्राप्त हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार है जो कि मिल गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल आर्ट उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड से जो संबंधित जो मार्शल आर्ट है वो दोस्तों आपका है छोलिया की बात करेंगे तो छोलिया जो आपका मार्शल आर्ट है वो फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा आपके ऑप्शन में दिया गया है थांगटा के अलावा भी ऑप्शन में दिया गया है गटका, और गटका के अलावा दिया गया है कलारी पट्टू। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे गटका का। तो गटका जो आपका मार्शल आर्ट है वो दोस्तों आपका कहाँ का है, तो ये फ्रेंड्स आपका है पंजाब का। ठीक है, तो ये पंजाब का आपका है मार्शल आर्ट। इसके अलावा बात करेंगे आपका थांगटा की बात करेंगे तो थांगटा जो है वो दोस्तों आपका कहाँ का है, तो थांगटा आपका मणिपुर का आपका मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो थांगटा आपका कहाँ का है, मार्शल आर्ट मणिपुर का है। इसके अलावा कलारी पट्टू की बात करते हैं तो जो कलारी पट्टू है वो दोस्तों आपका केरल का जो है मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो कलारी पट्टू कहाँ का है, केरल का है। छोलिया के बारे में हम लोग बात कर लिए, ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। छोलिया नृत्य तलवार नृत्य है, जिसका अर्थ कुमायूं जनजाति की मार्शल आर्ट परंपराओं को चिन्हित करना है। यह नृत्य रूप 1000 साल पुराना है। यह स्थानीय राजपूत सदियों के दौरान किया जाता है। छोलिया नर्तक तलवार और ढाल, तुरी, रणसिंह सहित क्षेत्रीय पित्तल के वाद्यंत्र और ढोल और डमरू जैसे ताल वाद्यंत्रों से सुसज्जित होते हैं। नर्तक कुमायूं के योद्धाओं की तरह कपड़े पहनते हैं और साल के विद्युत तालमेल के साथ नकली तलवार की एशिया में संलग्न होते हैं। अगला आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, यानी कि शॉर्ट भाषा में कहे तो कैग से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 149 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 से 151 तक का है जो है वो आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। 148 आपका कहता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक होगा, और 149 में उसका कर्तव्य है जो कि दिया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 20 प्रश्न है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।